नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे 15 अप्रैल 2022 के दैनिक क्विज की। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संबंध में। कथन पूछ रहा है कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है। यहां पे मनी बिल की बात हो रही है, तो यह कथन एकदम सत्य है। अगर राज्य के स्तर पे बात करें तो राज्यपाल की पूर्व सिफारिश से पेश किया जाता है, और अगर केंद्र स्तर पे बात करें तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से पेश किया जाता है। तो पहला कथन एकदम सत्य हो जाता है। दूसरे कथन में बोल रहा है कि वह राज्य की संचित निधि से अग्रिम राशि दे सकता है। यह कथन गलत हो जाएगा। यहां पर संचित निधि की जगह क्या होना चाहिए था? आकस्मिकता निधि। ठीक है, आकस्मिकता निधि से जो राज्यपाल है वो अग्रिम राशि दे सकता है जब उसे लगे कि कोई नए उद्देश्य की पूर्ति के लिए या नई सेवा के लिए जो धन है वो अपर्याप्त है। तो आकस्मिकता निधि हमारे कौन से अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 267 में। ठीक है, और आर्टिकल इसके साथ आप 205 आर्टिकल जब मिला के पढ़ेंगे तो राज्यपाल की इस शक्ति के बारे में आपको भली भांति जानकारी मिल जाएगी। तो अगर पहले प्रश्न की गौर करें तो उसका कथन एक सही हो जाता है कि पहला कथन सत्य है और दूसरा गलत है। जैसा कि यहां पर दे रखा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बजट, तो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है, यह भी एक इसकी वित्तीय शक्ति होती है। यह कथन में दे रखा था कि पूर्व सिफारिश से ही धन विधेयक पेश करे जा सकते हैं। और जो दूसरा कथन था कि जो अप्रत्याशित व्यय होता है, ठीक है, अचानक से बजट में जिसका जिक्र नहीं था, अचानक से वो व्यय सामने आ गया, तो उसके संदर्भ में आकस्मिकता निधि से पैसा निकालते हैं, ना कि संचित निधि से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भूगोल से संबंधित है। प्रश्न में दे रखा है अल नीनो और अल नीनो मोडिकी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि पारंपरिक अल नीनो पूर्वी भूमध्य प्रशांत में मजबूत विषम वार्मिंग का मतलब होता है गर्माहट से की विशेषता है, जबकि अल नीनो मोडिकी मध्य उष्ण कटिबंधीय प्रशांत। ये देखो, एक चीज आपको याद करने के तौर पे बता देता हूं, जब भी मोडकी की बात होगी तो यह मध्य की बात होगी, जबकि पारंपरिक अल नीनो की बात होगी तो जैसा हम लोग अल नीनो पढ़ते हैं हम लोग उसी की बात करेंगे। ठीक है, देखो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि जब भी अल नीनो होगा ना, तो अल नीनो का मतलब क्या होता है। देखो साधारणतया क्या होते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की बात करें तो यहां पर गर्म जलधारा रहती है। तो गर्म जलधारा रहेगी तो यहां पर कौन सा वायुदाब होगा? निम्न वायुदाब, यानी कि लो प्रेशर। और जो दक्षिणी अमेरिका में जो पेरू की जगह होगी, पेरू की, तो यहां पर ठंडी जलधारा रहती है। तो इस वजह से यहां पर कौन सा वायुदाब रहेगा? उच्च वायुदाब, यानी कि हाई प्रेशर। जो साधारणतया जो कंडीशन होती है उसमें हमेशा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर लो प्रेशर रहेगा और पेरू के पश्चिम तट पर हाई प्रेशर रहेगा। इस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया में देखिए जो भी वायु आएगी वो क्या है, वो ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाके वो बादलों का निर्माण करेगी और यहां पर वर्षा होगी। जबकि पेरू तट पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर पे वायु ऊपर नहीं उठती है, ऊपर की वायु नीचे आती है। ठीक है, तो यहां पर वर्षा की जो स्थिति है वो नहीं बनेगी क्योंकि यहां पर उच्च वायुदाब है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है। क्या होता है जब ऑस्ट्रेलिया के तट पर यही लो प्रेशर की जो कंडीशन है वो उल्टी पड़ जाए, यानी कि यहां पर कौन सा वायुदाब आ जाए, यहां पर उच्च वायुदाब आ जाए और पेरू तट पे निम्न वायुदाब बन जाती है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अल नीनो की कंडीशन कहते हैं। यानी कि यहां से जो गर्म पानी का संचरण हो रहा था वो यहां पे जाके इकट्ठा होने लगता है, तो अब यहां पर लो प्रेशर बनेगा और ऑस्ट्रेलिया के तट पर हाई प्रेशर। तो यह चीज तो अल नीनो की हो जाती है। जब अल नीनो मोडकी की बात करते हैं ना, तो ध्यान से सुनना, यहां से गर्म जलधारा चलती तो पेरू की तट पर है, मगर पेरू की तट पर ना पहुंचकर यह कहीं मध्य अटलांटिक में कहीं बीचों बीच एकत्रित होती है, जिससे यहां पर लो प्रेशर बन जाता है। तो यहां पे तापमान बढ़ जाएगा। तो यहां पे जब मध्य अटलांटिक में लो प्रेशर बनता है तो इसी को बोलते हैं मोडकी की कंडीशन। ठीक है, अल नीनो मोडकी, यह आपने पढ़ा भी होगा भूगोल में। तो उस वजह से जो पहला कथन होता है वो एकदम सत्य हो जाता है। दूसरे कथन में बोल रहा है कि पारंपरिक अल नीनो ये क्या करेगा? अटलांटिक में कम तूफान आते हैं। सही बात है। क्यों? देखो ध्यान से, जो ये अल नीनो की कंडीशन है ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर बन रही है, ठीक है, पेरुवियन तट पे बन रही है। तो जब पेरुवियन तट पे लो प्रेशर बनेगा तो तूफान यहीं पर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के तट पे नहीं आएंगे। मगर मोडुकी की कंडीशन में बीचों बीच लो प्रेशर बन रहा है, तो लो प्रेशर बन रहा है तो ये आसपास की वायु को खींचेगा, तो दोनों के तट पे चक्रवात आने के चांसेस बन जाते हैं। जो आपका पारंपरिक अल नीनो होगा उसमें अटलांटिक में कम
तूफान आएंगे, जबकि मोडुकी में एकदम मध्य में लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो दोनों जगह तूफान आने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पर तूफानों की संख्या अत्यधिक हो जाती है, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए राज्य व्यवस्था से है, एकदम तथ्यात्मक प्रश्न पूछा गया है आपसे। एसआर बोमई मामला ये किससे संबंधित है? धर्मनिरपेक्षता से। तो ये एकदम सत्य हो जाता है। हमें पता है कि एसआर बोमई मामले में एक जो निर्णय आया था वो आया था कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसके अलावा जो आर्टिकल 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है, उसमें भी एसआर बोमई में निर्णय दिया गया था। कभी इस केस के बारे में डिस्कस होगा तो उसमें चर्चा करी जाएगी। कुलदीप नायर जो केस था वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से संबंधित था, यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है कियोतो होलोहन मामला। इसमें देखिए लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच में सामंजस्य और संतुलन। ये गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस आया था, एक वाद है थॉमस बनाम, ये वाद है केरला राज्य का। ठीक है, केरला राज्य, तो ये इसमें आया है। जबकि कोहितो मामला जो है ये आपका दल बदल अधिनियम से संबंधित है। कोहितो जो है वो दल बदल अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। तो पहले और दूसरे यानी कि ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था, तथ्यात्मक प्रश्न था, ये हो गया होगा आपसे। देखिए चौथा प्रश्न प्राचीन भारत से पूछा जा रहा है बौद्ध संगति को लेके। देखिए यहां पर बौद्ध संगति और जैन संगतियां जितनी भी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, तो सब आपको पता होनी चाहिए। यहां प्रथम बौद्ध संगति की बात कर रहे हैं, तो प्रथम बौद्ध संगति के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं बताने हैं। तो पहला है कि शिशुनाग वंश जो है उसके राजा कालाशोक के संरक्षण में ये हुआ था, गलत हो जाता है। पहला कालाशोक के संरक्षण में नहीं हुई है। दूसरा है वैशाली में आयोजित करी गई, ये भी गलत है, पहली वैशाली में आयोजित नहीं करी गई। प्रथम परिषद की अध्यक्षता करने वाले भिक्षु महाकश्यप थे, यह कथन एकदम सत्य हो जाता है। तो इस वजह से चौथे का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब देखिए प्रथम जो बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई है, और राजगृह में शासक कौन थे मौर्य वंश में? अजात शत्रु। तो ये जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई है अजात शत्रु के कार्यकाल में। जबकि जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था कालाशोक, तो ये गलत हो जाता है। कालाशोक की बात करेंगे तो वहां पर द्वितीय बौद्ध संगति हुई है। तृतीय की बात करेंगे तो ये अशोक के राज्य में हुई है। चतुर्थ की बात करेंगे तो यहां पर कनिष्क थे, कुंडलवन कश्मीर में हुई है। तो ये भी एक तथ्यात्मक प्रश्न था, तो पहले दोनों कथन गलत हो जाएंगे, तो कथन तीसरा सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न। 2021 में एक प्रश्न आया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, ट्राइक्लोसन के बारे में पूछ रहा है। ट्राइक्लोसन उस समय चर्चा में भी बहुत था। देखिए क्योंकि उस समय क्या है कि चर्चा में सैनिटाइजर बहुत चर्चा में थे, तो इस वजह से ट्राइक्लोसन पूछा गया था। बोला है कि लंबे समय तक अगर कोई इसके संपर्क में रहता है तो ये काफी हानिकारक हो जाता है। इसमें क्या उपस्थित होता है वो पूछ रहे हैं। क्या खाद्य संरक्षक है ये, फल परिपक्व पदार्थ है, पुनः उपयोग प्लास्टिक कंटेनर है, कि प्रसाधन सामग्री है? ये ऑप्शन होगा प्रसाधन सामग्री है। ठीक है, देखिए जो हमारा नहाने का साबुन की बात कर लें हम लोग, है ना, या जो हमारे सैनिटाइजर की बात कर लें, या टूथपेस्ट की बात कर लें, तो इन सब में मिलाया जाता है इस पदार्थ को। इस पदार्थ को इसमें मिलाने से क्या होता है, इसमें जो जीवाणु होते हैं ना, वो उनकी, ये एक्चुअली में जीवाणु रोधक है। तो जीवाणु रोधक होने के कारण ये क्या करता है, ये सामान को बहुत समय तक सुरक्षित रखेगा। बट इसका एक नुकसान भी है। एक रिपोर्ट ऐसी आई थी, हालांकि ये चीज प्रूव नहीं हो पाई, सिद्ध नहीं हो पाई, जो ये ट्राइक्लोसन है इसमें निरंतर यूज करने से महिलाओं में देखा गया कि महिलाओं में हड्डियां, जो महिलाओं के शरीर की हड्डियां थी, उसमें एक बीमारी होती है हड्डियों से रिलेटेड जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों से संबंधित बीमारी है, इसके होने के चांसेस देखे गए। हालांकि इस पे शोध चल रहा है, अभी ये कहां तक सत्य है कहां तक नहीं, इस पे रिजल्ट आना बाकी है। बट ये याद रखिएगा कि ट्राइक्लोसन का अगर रेगुलर कोई यूज करता है, बहुत ज्यादा यूज करता है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी हड्डी होती है उसमें ये इफेक्ट कर रहा है। तो ये थे आज के प्रश्न। अब देख लेते हैं आज का तथ्य, वो है रासायनिक हथियार से संबंधित। अब चूंकि रूस और यूक्रेन के मध्य जो विवाद चल रहा है ना, तो अब उस विवाद से जुड़े हुए जितने तथ्य होंगे, भले ही वो इस दौरान घटना वो हो रही हो या ना हो रही हो, उससे जुड़े हुए तथ्य हमको याद करने पड़ेंगे। उसमें हमको ये चीज देखनी है कि उसमें से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, जैसे ही युद्ध की बात आती है तो एक कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अंदर 4 प्रोटोकॉल्स थे, चारों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जेनेवा कन्वेंशन
इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए रासायनिक हथियारों की बात हो रही है, तो रासायनिक हथियार होते क्या हैं? तो यहां पर देखिए रासायनिक हथियार का सीधा सा मतलब होता है, रसायन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा केमिकल होगा, हथियार का मतलब होता है वेपन की बात करें, शस्त्र की बात करें, तो इसमें रसायन का उपयोग होता है। अब इस रसायन का उपयोग किस लिए होगा? जाहिर सी बात है, युद्ध में अगर कोई हथियार बनाया जा रहा है तो वो दूसरे की जान लेने के लिए बनाया जा रहा है, उसको मौत देने के लिए बनाया जा रहा है। तो जो भी रसायन होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, हर केमिकल की अपनी एक विशेषता होती है। तो ये जो इसमें ऐसे रसायन यूज करे जाते हैं जिनकी विशेषता है कि वो जहरीले रसायन है, गुण है वो है जहर। तो इस गुण का इस्तेमाल करते हुए उनको युद्ध में इस्तेमाल करना, ऐसे हथियारों को हम लोग रासायनिक हथियार बोलते हैं। अब देखिए जेनेवा कन्वेंशन में साफ साफ इस बात को बोला गया है कि भाई ऐसे किसी हथियार का, कोई भी जैव हथियार का यूज नहीं करा जाएगा युद्ध में, या नाभिकीय हथियार का यूज नहीं करा जाएगा युद्ध में। ठीक है, ये जेनेवा कन्वेंशन इस चीज की बात करता है, मगर इसको इलेबोरेट नहीं करता, इसको समझाता नहीं है। तो इसको समझाने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, उसको बोला गया रासायनिक हथियार कन्वेंशन, CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये 1997 से ये एक्टिवेट है, ये प्रभावी हो गया है। भारत ने भी इसमें 1993 में हस्ताक्षर कर दिए। मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कन्वेंशन है ये किस चीज की बात करता है? जेनेवा कन्वेंशन में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया था कि जो रासायनिक हथियार हैं उसके विकास पर अंकुश लगाया जा रहा है या उसके उत्पादन पर अंकुश लगाया जा रहा है। अब एक देश के पास रासायनिक हथियार है, वो दूसरे देश को रासायनिक हथियार ट्रांसफर कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, तो इसमें भी, इसके ऊपर भी कोई प्रावधान जेनेवा कन्वेंशन में नहीं था। तो ये सारी चीजें कवर कर दी गई रासायनिक हथियार कन्वेंशन में। सिंपल सा है, याद कर लो, विकास की बात होगी, उत्पादन की बात होगी, इसके भंडारण की बात होगी या स्थानांतरण की बात होगी, उपयोग की बात डेफिनेटली ये करोगे आप। तो ये चारों शब्द बहुत ही सिंपल हैं, याद हो जाएंगे। इन चारों का खंडन करता है ये वाला कन्वेंशन। ठीक है, अब देखो कन्वेंशन बनाने से कुछ नहीं होगा, संस्थाएं तो बहुत सी बनती हैं, तो कोई ना कोई हमें एक ऐसा संगठन बनाना होगा जो इस संस्था में जितने भी नियम कानून है उनको लागू करवा सके। तो इसके लिए हमने बनाया OPCW, यानी कि रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन। जितनी भी शर्तें बताई गई हैं रासायनिक हथियार कन्वेंशन में, उसको लागू कराने का काम है रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन का। यह 1997 में बनाया गया है। अब देखिए 2013 में यह चीज याद रखिएगा कि इसको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी करा गया। अब देखिए इसका काम क्या है, यह क्या करता है ना, जितने भी देश इसमें रासायनिक हथियार जो कन्वेंशन है उसमें जितने भी देश जिन्होंने हस्ताक्षर करा है, ये हर एक देश में जाएगा, हर देश में जाकर वहां पर जहां पर भी रासायनिक जितनी साइट है ना, रासायनिक साइट का मतलब है जहां पर भी उस रसायन का उत्पादन हो रहा है या उस रसायन से जुड़े हुए जो भी जिसको बोलते हैं शोध हो रहा है, तो उस साइट पर जाने का इसको अधिकार है। वहां पर जाएगा, वहां पर चेक करेगा कि कहीं इस रसायन का प्रयोग हथियारों के लिए तो नहीं हो रहा है। तो रासायनिक हथियार जहां पर भी वो साइट होगी तो उस तक इसकी पहुंच है, तो ये इसको पहला अधिकार दिया गया है। दूसरा, अगर कभी किसी देश ने रासायनिक हथियार का यूज करा तो दूसरे देश पर यूज करा, तो उस देश में जितने पीड़ित व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति तक भी इसकी पहुंच है कि ये उस पीड़ित व्यक्ति पर जाएगा और उनकी भी जांच पड़ताल ये करेगा। तो ये काम होता है रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन का। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको याद रखिएगा। अब अगर बात कर ली जाए भारत में इसका क्या रोल है, भारत ने अपनी तरफ से कुछ, क्या भारत के अंदर ऐसी कोई निकाय है? तो बिल्कुल है। भारत ने क्या करा कि जो ये रासायनिक हथियार कन्वेंशन है CWC, इसको भारत में लागू कराने के लिए एक अधिनियम पारित करा गया है, रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लो इसको, 2000 में पारित करा गया। एक प्राधिकरण काम करता है ये भारत सरकार के अंडर में, इस प्राधिकरण का नाम है राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता। ये एक प्राधिकरण है। ये प्राधिकरण, इसका जो अगर बात करी जाए, इसकी नोडल एजेंसी जो है वो है कैबिनेट सचिवालय। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रासायनिक, ये पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता जो ये निकाय जो है वो किसके अंडर में आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो वो कैबिनेट सचिवालय के अंदर में आता है। ये वो सारे काम करता है जो CWC में मेंशन है, यानी कि रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, भंडारण और उनका स्थानांतरण, इसको प्रतिबंधित करना है भारत में। तो भारत में ऐसा कोई भी रसायन जो कि जिसको बोलते हैं जो विषैले गुण से आधारित है, उससे कोई भी हथियार नहीं बनाया जाएगा। तो
तो आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको मैंने समझाने की जो कोशिश करी है तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपका प्रश्न आता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जिनको आप लोग जानते हैं उनके साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पढ़ाई करते रहिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।